हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वॉइस ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में। आज हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो ये हमारे पास है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है आपका 1813 से लेके आपका 23 के बीच में। अराउंड ये 10 साल के लिए इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में रहते हैं। ओके, सो इनके टाइम पीरियड के कुछ इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए थे, ये सबसे पहले था आपका जब ये यहाँ पे आए थे तो इनका जो नेचर था ये था बेसिकली इंटरवेंशन का और वॉर का। ही अडॉप्टेड, इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई, ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ व्हाट, इंटरवेंशन की, इंटरवेंशन एंड वॉर्स की। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया की पॉलिटिक्स में आपका इंटरवेंशन किया और इंडिया के साथ वॉर्स किए। तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला वॉर था ये था आपका एंग्लो आपका गोरखा वॉर, एंग्लो गोरखा और आपका एंग्लो नेपाल वॉर। ओके, एंग्लो नेपाल वॉर ये हुआ था बेसिकली कब, आपका 1814 से लेके आपका 1815 के दौरान। और फाइनली जब ये वॉर हुआ था, एक साइड हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरी साइड हमारे पास गोरखास थे। तो ये जो मेजरली आपका वॉर लड़ा गया ये हिमाचल और अपना उत्तराखंड वाले रीजन में लड़ा गया। ओके, और फाइनली यहाँ पे एक ट्रीटी बन के आती है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रीटी ऑफ सुगौली। ट्रीटी ऑफ सुगौली आपकी साइन करी जाती है 1816 में। ओके, किस किस के बीच में, जो आपके अमर सिंह थापा और हमारे बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो ये जो वॉर था बेसिकली इसमें हमारे मेजर एक्टर लोनी थे, मेजर ऑक्टर लोनी वन साइड ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और दूसरी साइड अमर सिंह थापा। तो ये आप हिमाचल की हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं, अमर सिंह थापा और मेजर ऑक्टरलोनी के बीच में कितने वॉर हुए। ओके, बहुत सारे वॉर हुए। तो इस दौरान इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट रहता है तो इनकी इंटरवेंशन और वॉर पॉलिसी में, तो जो सेकंड वॉर रहता है इनका मेजर ये रहता है आपका मराठास के साथ, जिसको कहते हैं हम एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर में ये होता क्या है बेसिकली, जो भी अभी तक मराठास की जो संघ बना हुआ था, कॉन्फिडरेसी बनी हुई थी, ये यहाँ पे टूट जाता है। तो जो ये एंग्लो मराठा वॉर रहता है ये आपका 1817 से लेके 1819 के बीच में रहता है। सभी जो भी आपके मराठास थे, सिंधियाज, भोंसलेस, इन सभी को आपका, इनकी कन्फिडरेसी, इनके संघ को आपका ख़त्म कर दिया जाता है। और फाइनली जो आपका मराठा वाला रीजन है, जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, ये डायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाता है। ओके, इसी के बाद इसी के नेक्स्ट 1818 में आपका प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे का भी आपका सेटअप किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहली जो आपकी प्रेसिडेंसी बनी थी, ये बनी थी सबसे पहले हमारे पास मद्रास प्रेसिडेंसी। ओके, कब, आपका 1899 में। ओके, सो इसके बाद हमारे पास पिंडारीज। पिंडारीज बेसिकली कौन थे, पिंडारीज कभी आपका मराठास, जो आपकी मराठा पावर थी, इनके राज दरबार में एज ए मिलिट्री मैन के रूप में सर्विस किया करते थे। बट हुआ क्या, समय के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठास यानी कि जो पेशवास थे, इनको इन्होंने बेसिकली इनके साथ सब्सिडरी अलाइंस करी और अपनी ट्रूप को इनके राज दरबार में बैठाया गया। और जो ये पिंडारीज कभी आपका मराठा के दरबार में मिलिट्री का काम किया करते थे, ये हमारे क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो जो ये मराठास, जो पिंडारीज थे बेसिकली, बाद में ये बेसिकली रॉबर्स के रूप में बन गए। ये आपका बेसिकली रेड्स वगैरह किया करते थे। ओके, रेड्स वगैरह किया करते थे ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के ऊपर, जो भी आपके ट्रेडर्स वगैरह हुआ करते थे। तो इनको भी कहीं ना कहीं ख़त्म करना लॉर्ड हेस्टिंग ने शुरू किया। तो इनके साथ जो पिंडारियंस के साथ जो आपका इनको ख़त्म करने का इनका जो एक्सपीडिशन था, ये आपका 1817 से लेके आपका 18 में आपका पिंडारीज के अगेंस्ट इन्होंने अपना एक एक्सपीडिशन चलाया। उसके बाद ट्रीटी विद सिंधियाज, ट्रीटी विद सिंधियाज, सिंधियाज के साथ इन्होंने ट्रीटी की। ये कब किया, आपका 1817 में। सिंधियाज बहुत ही आपका मेजर मराठा कॉन्फिडरेसी में सबसे पावरफुल माने जाते, तो इनके साथ इन्होंने ट्रीटी की 1817 में। इन्हीं के दौरान इनका जब कार्यकाल चल रहा था 1813 से लेके आपका 23 के बीच में, इसी दौरान जो हमारे थॉमस मुनरो थे, थॉमस मुनरो कभी आपका गवर्नर रहे थे कहाँ पे, मद्रास में। तो मद्रास में उन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम इन्होंने शुरू किया था। रैयतवाड़ी एक रेवेन्यू सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट, इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा हल्का आइडिया ये है। रैयतवाड़ी में जो आपके राइट्स होते थे, राइट्स मीन्स जो हमारे
पीजेंट्स होते थे, इनके साथ ही इन्होंने अपना रेवेन्यू सेटलमेंट करना शुरू कर दिया था। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी में। कहाँ पे? मद्रास में। तो इसको स्टार्ट करने वाले थे कौन? थॉमस मुनरो। इनको स्टार्ट किया गया था 1820 में। तो अगर आप देखेंगे इनके टाइम का मेजर डेवलपमेंट क्या है, बेसिकली ये आपका थॉमस मुनरो के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया क्या? रैयतवाड़ी सिस्टम। ओके, तो ये 1820 में ये गवर्नर रहे थे, 20 से लेके आपका 27 के बीच में। ओके, तो इनके टाइम का मेजर इवेंट इस तरह से था। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे गवर्नर जनरल आते हैं, ये है हमारे पास लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट, ये हमारे लॉर्ड एमहर्स्ट है। लॉर्ड एमहर्स्ट का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है आपका 1823 से लेके आपका 28 के बीच में। अराउंड ये 5 साल के लिए आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में यहाँ पे काम करते हैं। तो इनके टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट अगर हिमाचल के पर्सपेक्टिव से देखें तो ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू कम शिमला। तो ये सबसे पहले आपका शिमला में सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन आए? हमारे पास लॉर्ड एमहर्स्ट आए थे। ओके, तो अगर बात करें हम फर्स्ट जो हमारे पास बर्मीज़ वॉर था, तो जो बर्मा था, बर्मा का भी आपका एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था, ये आपका वर्मा। तो ये आपका वर्मा के आसपास ये वाला रीजन था, ये था आपका बर्मा। बर्मा के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उस दौरान इनका कैपिटल रहता था आपका कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता फोर्ट विलियम से ये आपका रूल करते थे, तो वर्मा इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा था। तो 1824 से लेके 26 के बीच में फर्स्ट एंग्लो आपका वर्मीज़ वॉर हुआ था। ओके, तो इसमें क्या हुआ बेसिकली, जो आपका फर्स्ट वर्मीज़ वॉर हुआ था बेसिकली, इसमें आपका ट्रीटी ऑफ यांडाबू ये आपका साइन किया जाता है 1826 में। कभी जो आपका बर्मीज़ पावर हुआ करती थी, ये आपका चैलेंज बन रही थी किसके लिए? जो हमारा असम वाला रीजन था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और जो आपका बंगाल वाला रीजन था, बंगाल वाला रीजन था, इसके लिए बर्मा का जो पावर था, बर्मा की जो किंगशिप थी, वो कभी आपका प्रॉब्लम बन रही थी। इस वजह से 1824 से लेकर 26 के बीच में फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर यहाँ पे लड़ा गया, और बाद में यहाँ पे ट्रीटी ऑफ यांडाबू आपकी साइन करी जाती है। ओके, तो इसके बाद बेसिकली इनके टाइम का मेजर इवेंट फिर क्या था? जो भरतपुर है, भरतपुर का ये बेसिकली कैप्चर कर लेते हैं। भरतपुर कैप्चर कौन करते हैं? लॉर्ड हेस्टिंग्स करते हैं। इनके टाइम पीरियड में होता है 1826 में। तो आपको याद रखना है लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम में ये हमारे मेजर इवेंट्स थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू कम शिमला, ये सबसे पहले शिमला आए थे। दूसरा आपका एंग्लो बर्मा वॉर और ट्रीटी ऑफ यांडाबू 1826, और भरतपुर का कैप्चर किया 1826 में। ओके, इसके बाद जो हमारे मेजर लॉर्ड गवर्नर जनरल रहेंगे, ये हमारे रहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटिक, आप देख सकते हो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका टाइम पीरियड शुरू रहता है आपका कब? 1828 से लेके 1828 से लेके आपका 35 के बीच में। ये आपके लास्ट, इनको कहते हैं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये यहाँ पे आते हैं, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये रहते हैं। ओके, तो इनके टाइम में सबसे फेमस जो इवेंट इनके टाइम में शुरू हुए थे, ओके, सबसे पहले एबॉलिशन ऑफ सती। एबॉलिशन ऑफ सती क्या था? एबॉलिशन ऑफ सती एक प्रथा हुआ करती थी, मेजरली आपका जो आपके हायर क्लास हुआ करती थी, एलीट क्लास और राजपूतों के बीच में मोस्टली आपकी प्रैक्टिस की जाती थी। सती का मतलब था अगर उनका हस्बैंड या फिर किंग आपका उनकी टाइम पीरियड में अगर उसकी डेथ हो जाती तो जो वहाँ पे वुमेन होती थी, उसकी वाइफ्स हुआ करती थी या वाइफ हुआ करती थी, उसको कंपल्सरी उसकी आपकी पायर के साथ, उसकी चिता के साथ ही उसको वहाँ पे जलना पड़ता था, जल जाना पड़ता था। ओके, तो ये था बेसिकली सती। इसको एबॉलिश करते हैं कौन? हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब? आपका 1829 में। आपको मालूम होगा इसके लिए जो सबसे फेमस कैंपेन चलाया था ये थे हमारे पास राजा राम मोहन राय। इन्होंने एक कैंपेन चलाया था ताकि ये सती का जो इवल प्रैक्टिस है इसको इंडिया से हटा दिया जाए। ओके, तो ये
जो हमारे पास गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इनको कहा जाता है बेसिकली एक लिबरल एंड इनलाइटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अपने टाइम के सबसे लिबरल और इनलाइटेड थे, इनलाइटेड आपके गवर्नर जनरल थे। तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ये क्यों था? बेसिकली इन्होंने अपने टाइम में जो हमारे पास मैकुले थे, मैकुले, उनको आपका बेसिकली उनकी एक कमेटी बनाई थी जिसको कहते हैं मैकुले माइन्यूट। उनको बोला था कि इंडिया में किस तरह से हम मॉडर्न एजुकेशन को आपका सेटअप कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए इन्होंने अपॉइंट किया था मैकुले को। तो मैकुले ने अपना माइन्यूट दिया 1835 में। तो इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया कंपल्सरी आपका इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने यहाँ पे कंपल्सरी आपका इम्प्लीमेंट किया, चाहे वो यहाँ के कोर्ट्स हो या फिर यहाँ की एजुकेशन सिस्टम हो, यहाँ पे सब जगह इन्होंने इंग्लिश को एक कंपल्सरी मीडियम बनाया गया। ओके, और इसके बाद यहाँ पे कुछ ठग्स हुआ करते थे, ठगीज, इनको भी इन्होंने सप्रेस किया। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1830 में। उसके बाद इनके टाइम में फेमस चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इस चार्टर एक्ट को हम और सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। बट अगर इसके मेन इवेंट्स की बात की जाए तो इनमें मेन क्या था, इसके मेन प्रोविजंस क्या थे? मेन प्रोविजंस यही थे जो बेसिकली अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ आपके बंगाल बन के आ रहे थे, अब इनको बोला जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, इसके दौरान जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था, ट्रेड को अब बेसिकली इनकी जो मोनोपोली है इसको यहाँ पे एबॉलिश और ख़त्म कर दिया जाता है। जो अभी तक ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी ईस्ट इंडिया का चल रहा था। वैसे तो 1813 के एक्ट में इनका जो ट्रेड था उसकी मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो इसको भी यहाँ पे चार्टर एक्ट 1833 में इसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसी एक्ट के द्वारा सबसे पहले ये कहा जाता है जो आपका इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होगा उसको आपका ओपन कंपटीशन के लेवल पे किया जाएगा, बट इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है 1853 तक। ओके, तो ये आपका 1833 का चार्टर एक्ट, इसको हम सेपरेटली इसको बेसिकली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो मेजर इवेंट है इनके टाइम का, रिजोल्यूशन ऑफ 1835। जैसे हमने कहा 1835 का जो रिजोल्यूशन है, इस रिजोल्यूशन के अनुसार क्या किया गया है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसको? इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इस रिजोल्यूशन के अनुसार इंग्लिश को आपका क्या किया जाए, बेसिकली एक आपका ऑफिशियल लैंग्वेज आपका घोषित किया गया। कहाँ पे? इंडिया में। चाहे इंडियंस को जॉब चाहिए तो उस चीज़ के लिए इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी था। जो कोर्ट्स थे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल था, उसको भी उसमें भी बेसिकली जो आपका कंपल्सरी लैंग्वेज रहेगा, जो वहाँ पे ट्रायल चलेगा वो सिर्फ आपका अंग्रेज़ी लैंग्वेज में चलेगा। बट जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है वहाँ पे पर्शियन और बेसिकली वर्नाकुलर लैंग्वेज आपकी यूज हो सकती थी। ओके, उसके बाद इनके टाइम का इनफेमस क्या था? बेसिकली इनफेमस टाइम मैसूर को इन्होंने कैप्चर कर दिया। मैसूर कैप्चर, मैसूर को इन्होंने डायरेक्टली अपने कंट्रोल में लेकर आए। कब? आपका 1831 में। जो हमारी वाडिया डायनेस्टी, हिंदू डायनेस्टी थी, वहाँ पे उनको स्टैब्लिश किया था लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में। बट उनको क्या किया, सब्सिडरी अलाइंस में अपने कंट्रोल में लेके आते हैं, बट उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट आपका स्टेट बना दिया जाता है, बट सब्सिडरी अलाइंस के अंडर। बट जो हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, ये इनको डायरेक्टली अपने कंट्रोल में लेके आते हैं, इसको आपका कैप्चर कर लेते हैं। दूसरा है हमारे पास कुर्ग का कैप्चर। कुर्ग का कैप्चर होता है 1834 में। कुर्ग है हमारे कर्नाटका में। और सेंट्रल चाचार को भी अपने कंट्रोल में लेके आ जाते हैं। ओके, उसके बाद ये हमारे पास इन्हीं के टाइम में ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप, ये जो फ्रेंडशिप थी बेसिकली, ये जो ट्रीटी की गई, ये की गई बेसिकली रणजीत सिंह जी के साथ। रणजीत सिंह उस समय अपने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंग हुआ करते थे। कहाँ पे? पंजाब वाले रीजन में। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने रणजीत सिंह के साथ एक परपेचुअल फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन की थी। ओके, देन आफ्टर उसके बाद एबॉलिशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट। जो हमारे प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील और जो हमारे सर्किट कोर्ट बनाए गए थे, प्रोविंशियल कोर्ट और सर्किट कोर्ट,
किसके द्वारा बनाए गए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इनको भी इन्होंने अपने टाइम में एबॉलिश किया और इसके बाद जो पावर्स थी कोर्ट की ये डायरेक्टली किसको दी गई? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रेवेन्यू पावर और आपका मैजिस्ट्रेट पावर दोनों इन्हीं को आपका प्रोवाइड करी गई। ओके, तो इनके टाइम ये कुछ मेजर इवेंट्स थे। ओके, और उसके बाद हमारे पास आते हैं चार्ल्स लॉर्ड मेटकॉफ। ये हमारे पास लॉर्ड मेटकॉफ है। लॉर्ड मेटकाफ, इनका जो टाइम पीरियड रहता है बहुत ही शॉर्ट रहता है, 1835 से लेके 36 के बीच में। बट इनके टाइम में एक हमारा प्रेस एक्ट आता है। बेसिकली इन्होंने क्या किया, इस न्यू प्रेस लॉ में जो आपका लाइसेंसिंग, आपका कंपल्सरी लाइसेंसिंग थी, इसको इन्होंने रिमूव कर दिया। ओके, न्यू प्रेस लॉ में इन्होंने क्या किया, लाइसेंसिंग जो थी इसको आपका रिमूव कर दिया। इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था 1823 में। किसके द्वारा? बेसिकली किसके दौरान? जो हमारे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे उनके टाइम में। तो जो ये प्रेस थी, बेसिकली प्रेस को उस दौरान क्या था, एक कंपल्सरी लाइसेंस आपको लेना पड़ता था अगर आपने किसी प्रिंटिंग मशीन वगैरह सेटअप करनी है, कोई अखबार वगैरह चलाना है। इसी के चक्कर में जो हमारे पास राजा राम मोहन रॉय थे, इनके जो अखबार था मिरात उल अखबार, इसको इन्होंने बंद करना पड़ा। मिरात उल अखबार, ओके, इनको इन्होंने बंद करना पड़ा जस्ट बिकॉज इनके पास लाइसेंस नहीं था। तो इन्होंने ये आपका रेगुलेशन हटाया। तो इसके लिए इनको बोलते हैं द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ओके, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। इसी न्यू प्रेस लॉ में इन्होंने क्या बताया, एक तो इन्होंने लाइसेंसिंग इसको इन्होंने हटा दिया, बट इन्होंने कहा आपको अपनी एक प्रिसाइज लोकेशन आपको देनी पड़ेगी। प्रिसाइज लोकेशन कहाँ पे आप अपना प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप करें, कहाँ से आप अखबार अपना रिलीज़ करें, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। ओके, सो जो नेक्स्ट हमारे पास गवर्नर जनरल रहेंगे, ये है हमारे पास लॉर्ड ऑकलैंड। ओके, लॉर्ड ऑकलैंड ये हमारे पास लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है कब आपका 1836 से लेके आपका 42 के बीच में। अराउंड ये 6 ईयर्स के लिए आपका यहाँ पे गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं। तो इनके टाइम का जो मेजर इवेंट है, मेजर इवेंट के दौरान जो हमारे राजा रंजीत सिंह जी थे, इनकी आपकी डेथ हो जाती है। राजा रंजीत सिंह, ही डाइड इन 1839। तो इनकी डेथ हो जाती है 1839 के बाद। उसके बाद जो हमारे पास पंजाब वाला जो आपका पंजाब किंगडम थी, बेसिकली वहाँ पे बेसिकली इंटरनल स्ट्राइप्स, इंटरनल हमारे पास डिप्लोमेसीज वगैरह, इंटरनल डिस्प्यूट्स वगैरह होने शुरू हो गए। तो इनके टाइम पीरियड का राजा रंजीत सिंह, इनकी आपकी डेथ हो जाती है। तो राजा रंजीत सिंह के बाद जो हमारे पास खड़क सिंह जी होते हैं, ये हमारे पास राजा बन जाते हैं। इनकी आपका सेम डे में ही आपकी डेथ हो जाती है, जिस दिन ये आपका बेसिकली राजा रंजीत सिंह का क्रिमिशन करके आते हैं। उसके बाद खड़क सिंह की डेथ हो जाती है। उसके बाद नौनिहाल सिंह, इनकी भी आपकी ये राजा बन जाते हैं। इनकी भी कुछ टाइम के बाद डेथ हो जाती है। उसके बाद हमारे पास राजा अजीत सिंह एक पंजाब के राजा बनते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे शुरू हो जाता है फर्स्ट हमारे एंग्लो पंजाब वॉर, एंग्लो सिख वॉर, कब आपका 1845 में। ओके, सो फर्स्ट अफगान वॉर इनके टाइम में हो जाता है। फर्स्ट अफगान वॉर 1838 से लेकर आपका 42 के बीच में। अफ़गानिस्तान में बेसिकली जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये इसको अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, जस्ट बिकॉज उस समय रशिया का जो पावर है वो भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इस वजह से अपने इस हाईली प्राइज्ड इंडियन कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने अफ़गानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेने का कोशिश किया। ओके, 1838 से लेके 42 के बीच में एक्सपीडिशन चलाते हैं। और उसके बाद बेसिकली जब इनको यहाँ पे हार मिल जाती है, किसको? बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहाँ पे इनको मुंह की खानी पड़ती है। ये यहाँ पे अपने रेजिडेंट कमिश्नर को बिठाते हैं और अपना राजा और अपना रूलर वहाँ पे सेटअप करते हैं। बट ओवर द पीरियड वहाँ के लोग बेसिकली रिवोल्ट करते हैं, वहाँ के रेजिडेंट कमिश्नर को मार देते हैं, वहाँ के रूलर को मार देते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से निकाल देते हैं। और इनके टाइम पीरियड के बाद जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमांडर्स थे, ये आपका हार के आ जाते हैं कहाँ से? अफ़गानिस्तान से। और इसके बदले में सिंध को कैप्चर कर लेते हैं। ओके,
1843 में। तो यहाँ पे बेसिकली डेथ ऑफ राजा सिंह और आप डेथ ऑफ राजा रंजीत सिंह और हमारे पास फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लॉर्ड एलन बोरो के टाइम में वही हम बात कर रहे हैं, जब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी आपका अफ़गानिस्तान में आपका हार जाती है तो उसके बदले बेसिकली एनेक्सेशन करते हैं किसका, सिंध का, एनेक्सेशन ऑफ सिंध। ये होता है आपका 1843 के दौरान। तो जो आपके सिंध है, सिंध के आपके गवर्नर जो बनाए जाते हैं वो थे आपके चार्ल्स नेपियर को वहाँ का गवर्नर बनाया जाता है। और इसके बाद इनके टाइम पीरियड में मेजर रहता है एलन बोरो के टाइम में। इनका जो टाइम पीरियड था अगर देखा जाए तो इनका टाइम पीरियड था 1842 से लेके आपका 1844 के बीच में। ओके, रिसेंटली ये सवाल भी पूछा गया था। ओके, ये आपके कुछ गवर्नर जनरल्स बताए गए थे, इनको आपने क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लॉर्ड ऑकलैंड दिए थे, लॉर्ड एलन बोरो, लॉर्ड हार्डिंग और हमारे पास लॉर्ड मेटकॉफ दिए थे। तो इसको इनके कार्यकाल के अनुसार इनको बेसिकली सेट करना था, इनके जो टाइम पीरियड था उसके अनुसार इसको क्रोनोलॉजिकली आपने अरेंज करना था। ये सवाल पूछा गया था। तो एलन बोरो का टाइम 2 साल 1842 से लेके 44 के बीच में। तो इनके टाइम में एनेक्सेशन ऑफ सिंध 1843 और वॉर विद ग्वालियर के साथ एक वॉर होता है। ओके, सो ये कब होता है आपका 1843 में। इनके टाइम की 2 अपने मेजर इंसिडेंट्स हैं। ग्वालियर का है बेसिकली आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। एलन बोरो के बाद जो मेजर हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के आते हैं, ये आते हैं हमारे पास लॉर्ड हार्डिंग। इनका टाइम पीरियड रहता है आपका 1844 से लेके 48 के बीच में। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट है, ये अभी सेकंड आएंगे। ओके, 20th सेंचुरी में। देन इनके टाइम में जो फर्स्ट इवेंट रहता है, मेजर इवेंट, ये रहता है हमारा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ये आपका 1845 और 46 में। इसमें बेसिकली जो सिख पावर थी बेसिकली इसका यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिलता है। और इसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर यहाँ पे साइन करी जाती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में। इनके टाइम में मेजर इवेंट और क्या रहता है, जो सोशल रिफॉर्म्स रहते हैं। सोशल रिफॉर्म्स लाइक जैसे हमारे पास जो फीमेल इन्फेंटिसाइड था, ओके, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस, इसको आपका बंद किया जाता है। ओके, इस तरह की क्रूअल एक्टिविटीज़ इंडियन हमारी सोसाइटी में की जाती थी। फीमेल का आपका इन्फेंटिसाइड किया जाता था, जैसे ही आपका एक लड़की का जन्म होता था उसको आपका जन्म के दौरान ही मार दिया जाता था। और ह्यूमन सेक्रीफाइस कर दिया जाता था, इसको भी आपका एबॉलिश कर दिया जाता है। किसके टाइम में, आपका लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, जिनका टाइम पीरियड शुरू होता है 1844 से लेके 48 के बीच में। ओके, और इन्होंने अपने टाइम में क्या शुरू किया, बेसिकली ही स्टार्टेड गिविंग एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने एम्प्लॉयमेंट देना शुरू किया इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस को। जो भी आपके इंडियंस इंग्लिश को जानते हैं उनको इन्होंने एम्प्लॉयमेंट देना शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी में। ओके, तो ये था बेसिकली कुछ हमारे गवर्नर जनरल्स के बारे में। चौथे पार्ट में हम कोशिश करेंगे जानने की लॉर्ड डलहौजी के बारे में। ओके, तो उसके बाद जो आने वाले लॉर्ड कैनिंग है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इनके बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।